ZIK लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था इसका पार्ट 1 था, तो उसको जरा देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। इस राइट इन ड्यूटीज ऑफ सेलर हमने पढ़ी थी। उसमें दो टाइप की राइट इन जो ड्यूटीज होती हैं, ड्यूटीज बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, ठीक है। सेल डीड के पहले, सेल डीड की एग्जीक्यूशन पहले सेलर की क्या ड्यूटीज होती है, और ड्यूटीज आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड, और सेल डीड के एग्जीक्यूशन के बाद क्या ड्यूटीज होती है। सबसे पहले तो जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड के पहले जो ड्यूटीज होती है सेलर की, वो डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स। कोई भी मटेरियल डिफेक्ट है प्रॉपर्टी में तो वो डिस्क्लोज करने का पाबंद है। डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव ओनरशिप। अगर ओनरशिप में या टाइटलशिप में कोई डिफेक्ट है तो वो डिस्क्लोज करने का पाबंद है। टू प्रोड्यूस द टाइटल डीड फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन के लिए टाइटल डीड देने का पाबंद है। टू आंसर द रेलेवेंट क्वेश्चन एज टू द टाइटल, अगर टाइटलशिप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो सेलर उसको देने का पाबंद है, ठीक है। टू एग्जीक्यूट कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है डिलीवरी, तो डिलीवरी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है, ये करने का पाबंद है जब उसको अपने मतलब मुताबिक पेमेंट या कंसिडरेशन मिल जाती है। टू टेक द रीजनेबल केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल डीड एग्जीक्यूट होने से पहले, मतलब जब सेल डीड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, इसके दरमियान वाला जो टाइम होता है उसमें सेलर पाबंद होता है कि तो उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखें। क्लियर द इकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी। इकम्बरेंस का मतलब होता है कोई भी चार्जेस, रुकावटें, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी में कोई भी रुकावटें वगैरह है तो वो जो सेलर है उसका पाबंद है कि वो उस रुकावटों को और चार्जेस को खत्म करे, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ सेलर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। सेल डीड के एग्जीक्यूशन के बाद क्या ड्यूटीज होती है सेलर की। सबसे पहली ड्यूटी तो गिव द पोजीशन टू द बायर, जो फिजिकल पोजेशन है, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल है प्रॉपर्टी का, वो सेलर को, बायर को दे देते हैं, ठीक है। ट्रांसफर द ओनरशिप एंड द डॉक्यूमेंट्स, जो ट्रांसफर और ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और जो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो उसको कन्वे कर देता है या ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है, ठीक है। सेलर्स के राइट कौन से है। बेसिक राइट जो सेलर का होता है, जो कंसिडरेशन होती है, जो सच बेनिफिट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी या कोई और भी चीज हो सकती है, वो उसको बायर सेलर को दे देता है उस जमीन के बदले, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन होती है और उसकी उसके डिमांड के मुताबिक मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद यही छोटा सा लेक्चर था, ओवरव्यू था। अगर किसी को मतलब मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना है तो स्क्रीन के साइड बटन पे आई का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करके वो आप देख सकते हैं। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर में हम पढ़ेंगे बायर की ड्यूटीज क्या क्या होती है बिफोर द सेल, और क्या क्या ड्यूटीज होती हैं आफ्टर द सेल, ठीक है। सबसे पहले तो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड हम देखेंगे। सबसे पहली ड्यूटी जो होती है बायर की, ड्यू टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट्स, कि बायर बाउंड है कि वो डिस्क्लोज करे कि मटेरियल फैक्ट्स, कोई भी मटेरियल फैक्ट्स या सच इंफॉर्मेशन या नॉलेज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी के, जिसकी वजह से मटीरियल उसकी जो सेलर की जो प्रॉपर्टी है वो उसके मटेरियल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, ठीक है। जिस नॉलेज या इंफॉर्मेशन की वजह से सेलर की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। This duty applies when the buyer has the reason to believe that the seller is unaware of said information, ठीक है। ये ड्यूटी तब अप्लाई होती है जब बायर को पता होता है, कि वो यकीन होता है कि सेलर इस सच इंफॉर्मेशन है से उसको गफलत में है, उसको पता नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक ड्यूटी है। सबसे पहली ड्यूटी है, अगर कोई भी सच नॉलेज बायर के पास है, ठीक है, जिसको सेलर को पता नहीं है, और उस नॉलेज या इंफॉर्मेशन या मटेरियल फैक्ट्स की वजह से उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ सकती है या बढ़ जाती है, तो जो हमारे पास बायर होता है वो पाबंद है कि वो उसको सेलर को बताए कि इस प्रॉपर्टी की ये मटेरियल फैक्ट्स है और जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। ये उसका पाबंद होता है, डिस्क्लोज करे मटेरियल फैक्ट्स को। टू पे द प्राइस कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें कहता है कि जो इस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायर की, कि प्रेजेंट करे प्रॉमिस कंसिडरेशन टू द सेलर और सम अदर पर्सन, ठीक है, वो उसको कंसिडरेशन दे या किसी और पर्सन को जिसको डायरेक्ट किया होता है, सेलर ने डायरेक्शन दी हो, इन द एट द टाइम प्लेस एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, ठीक है।
किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पे आफ्टर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, जब सेल डीड एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो बेसिकली मकसद इसका ये है कि कंसिडरेशन पे करनी होगी, ये इसकी ड्यूटी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूटी आ जाती है बायर की कि अगर इकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है, सेलर का ये सबसे पहले तो सेलर की ड्यूटी है कि वो जो अगर कोई रुकावटें हैं या कोई इकम्बरेंस है या कोई चार्जेस है प्रॉपर्टी पे, तो वो उसको ख़त्म करें। ठीक है, बिफोर द सेल डीड एग्जीक्यूटेड। अगर ये बायर पता चल जाता है कि इसमें कोई चार्जेस या इकम्बरेंस है प्रॉपर्टी में, ठीक है, जो उसको सोल्ड कर दी गई है, ठीक है, डिस्पाइस द रिसीविंग एश्योरेंस, एश्योरेंस नहीं मिली सेलर की तरफ से, ठीक है, तो इस सूरत में जो बायर होता है वो कोई भी रिस्ट्रेन कर सकता है, मतलब कोई भी पोर्शन है परचेज मनी का, अगर पैसे उसने अभी तक नहीं दिए तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा या उस मनी या चार्जेस के मुताबिक वाला हिस्सा वो अपने पास रख लेगा। ठीक है, वो बायर को वो सेलर को नहीं देगा। ठीक है, वो परचेज मनी नहीं देगा। द बायर कैन अपॉन फाइंड आउट द कमरेंस, ठीक है, और बिफोर द सेल, अगर उसने बिफोर द सेल अगर उसको पता चल गया, ठीक है, कि इसमें कोई कमरेंस है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर सकता है। अगर उसको बाद में पता चल जाता है तो वो उस प्रॉपर्टी से अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसका पैसा वो कोई भी पोर्शन उसमें अपने पास रिस्ट्रेन कर देगा और पैसों पे परचेज मनी जो है, और उससे उसको वो इकम्बरेंस खत्म कर देगा और फिर उसको सेलर को बताएगा कि मैंने ये पोर्शन ऑफ मनी मैंने रिस्ट्रेन इस वजह से किया था कि मैंने ये इकम्बरेंस थी, ये और ये क्या नाम है चार्जेस थे, ये मैंने खत्म कर दिए, इस वजह से मैं आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो इकम्बरेंस ऑन द प्रॉपर्टी भी खत्म कर सकते हैं बायर खुद ही। वो किस सूरत से किस तरीके से मैंने तरीका आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, तो बायर्स ड्यूटी आफ्टर सेल एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, ठीक है, फॉलोइंग आर द ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ द बायर आफ्टर द सेल। ठीक है, तो ये इसमें कहता है कि जो ड्यूटीज और लाइबिलिटीज है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड उसकी क्या क्या होती है। टू बेयर द लॉसेस टू द प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जब एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है बायर से सेलर से बायर तक, ठीक है, or any damages caused to the property due to the destruction, injury, or price reduction not due to the seller's action must be borne by the buyer। ठीक है, इसमें यह कहता है कि जब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर तक और कोई भी डैमेज कॉज हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी को ड्यू टू कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है या इंजरी या प्राइस रिडक्शन की वजह से, मतलब कोई दूसरा वजह जिसमें सेलर शामिल ना हो, ठीक है, वो उस जिसके लॉसेस हो वो बर्दाश्त करेगा बायर। ठीक है, तो इसमें सेलर का कोई हाथ नहीं होगा। दिस रूल्स आल्सो इट्स अप्लाइज वेयर द पोजीशन बाय द बायर सेलर इज नॉट येट बीइंग प्रोवाइडेड। इसमें अगर सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होगी या और पोजीशन नहीं भी ट्रांसफर होगी तब भी ये रूल अप्लाई होगा। फुल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हैज नॉट बीन ऑफर्ड बाय द बायर, अगर फुल पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन भी नहीं दी गई है मगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है फिर भी इस पे ये अप्लाई होगा। द मेन पॉइंट ऑफ फोकस इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। once the buyer acquires the property, even if does not own it, he will have to bear the losses। अगर जब उसको प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिल जाती है तो वो सारी एक्वायर उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, जो भी लॉसेस या बेनिफिट्स होंगे तो वो उसको हासिल करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसकी ड्यूटी थी आफ्टर द सेल्स ऑफ एग्जीक्यूशन टू पे द आउटगोइंग्स। ठीक है, इसमें सिंपली ये मतलब है जो भी प्रॉपर्टी पर टैक्स है, ठीक है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है बायर को तो वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो पब्लिक चार्जेस है या रेंट पेड इन द कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और पब्लिक चार्जेस क्या होते हैं, टैक्सेस होते हैं इम्पोज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाय द म्युनिसिपैलिटी और द कंसर्न अथॉरिटी। इसमें सिंपली ये कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी में पहले तो सेलर देता था, ठीक है, प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स वगैरह होते थे, जो ऑन गोइंग कहते हैं कि बाद में जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, बायर पे, तो बायर उसका पाबंद होता है कि कोई भी टैक्सेस है या रेंट्स है वगैरह है तो वो उसका पाबंद है कि तो वो उसको दे। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बायर्स के राइट्स क्या है। ठीक है, बायर्स हैव फॉलोइंग राइट्स, मतलब उसके सबसे बेनिफिट ऑफ इम्प्रूवमेंट when the ownership of the property is transferred from the seller to the buyer, and if there is an increase in the value of the property, the seller cannot demand a price higher than the ones
एग्रीड अपॉन बिफोर इन सेल डीड। ठीक है, जब एक ऑनरशिप प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर तक, और इधर कोई इंक्रीज हो जाती है वैल्यू में प्रॉपर्टी की, ठीक है, तो उस सूरत में सेलर डिमांड नहीं कर सकता हायर देन द वैल्यू वंस दे एग्रीड अपॉन बिफोर द सेल डीड। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है और उससे पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ठीक है, तो इस सूरत में सेलर अपनी डिमांड ज्यादा नहीं कर सकता, प्राइस हायर नहीं कर सकता। हेयर द बायर इज एंटाइटल्ड टू इंक्रीज द वैल्यू। और इसके अलावा बायर के पास ये राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर सकता है, वैल्यू उसकी इंक्रीज कर सकता है, वेयर देयर इज इंक्रीज इन मटेरियल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जब उधर मटेरियल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। ऑल द बेनिफिट्स arising from the rents and profit derived from the such improvement or increase, it's the buyer rights to enjoy such benefits। ठीक है, कोई भी बेनिफिट्स arise होते हैं रेंट से, प्रॉफिट से, और derived from the improvement और increases, तो वो जो सारे राइट्स एंजॉय करेगा वो बायर एंजॉय करेगा। तो यही इसके राइट्स थे। ठीक है, और इसके साथ ही मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शब खैर, अल्लाह हाफिज़।